नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या एक का ज्ञान, सत्र 3, जो कि हुआ था जनवरी 21, 1981। तो दोबारा कांटेक्ट करते हैं और उसमें कहते हैं, हम दोबारा तुम्हारे उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में स्वागत करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो डॉन सवाल करते हैं, आपके द्वारा बताई गई प्रक्रिया हम कर चुके हैं, क्या यह हमने सही किया है? तो कहते हैं, हाँ, यह काफ़ी हद तक सही है, परंतु सभी चीज़ें कार्ला के सर के पीछे हों और इस प्रक्रिया में केवल वो ही शामिल हों जिनके अंदर काफ़ी हद तक दूसरों की सेवा का भाव हो, अन्यथा इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम दोबारा यह कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति हिस्सा ना ले जो सभी चीज़ों से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा का भाव ना रखता हो। वह किसी भी सत्र का हिस्सा ना बने, अन्यथा हम अपनी कंपन कार्ला की कंपनता के मिलाने में असमर्थ हो सकते हैं। तो डॉन कहते हैं, क्या हम बाइबल, मोमबत्ती और धूप बत्ती को इधर या उधर करें? तो कहते हैं, हाँ, ये ठीक रहेगा। तो फिर डॉन कहते हैं, क्या ये जगह ठीक है? तो कहते हैं, ज़रा धूप की दिशा ठीक कर दीजिए, वह 20 डिग्री उत्तर के उत्तर पूर्वी दिशा में होनी चाहिए। तो डॉन कहते हैं, क्या अब यह ठीक है? तो कहते हैं, अपनी आंख का इस्तेमाल करके थोड़ा और महीन तरीके से रख दीजिए, जहां अच्छा संतुलन बनेगा हम आगे बता देंगे। ये धूप इसके इंसान होने की ऊर्जा को दर्शाती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि धूप का धुआं उस दिशा में जाए जहां से ऐसा देखने में लगे कि वो उसे पढ़ रही है, और उसकी दूसरी दिशा में मोमबत्ती रख दो जो रचयिता के प्रेम और रोशनी को दर्शाती है। इससे दिमाग और भावनाओं का संतुलन बना रहेगा, जिसको तुम शांति और स्वर्ग को देखना कहते हो। यह ऊर्जा नीचे से ऊपर चलती है और संतुलन बना देती है और थकान भी नहीं होने देती। दोस्तों, यहाँ पे ये जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये पैरों की तरफ से चलती है और अंदर से हमारे अंदर बिल्कुल ऐसे जैसे जलेबी होती है ना, उसकी तरीके से घूमते 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 निकलते हुए फिर ऊपर की तरफ जाती है, हमारे सिर की तरफ। और जब ये सिर की तरफ पहुंचती है ना, तो ऐसी ऊर्जा बनाती है कि हमारी थकान वकान सारी चीज़ें मिटा देती है। फिर आगे कहते हैं, हम तुम्हारे इस काम की प्रशंसा करते हैं, इससे हमें इस कार्य को करने में मदद मिलेगी। तो डॉन अगला सवाल करते हैं, क्या ये अब ठीक दिख रही है? हमारी सीमाओं के हिसाब से तो ये ठीक ही है। तो डॉन फिर से बोलते हैं, पिछले सत्र में हमने 2 सवाल किए थे, जो कि पिरामिड की टोपी से जुड़ा था, या कह लीजिए उसकी चोटी से जुड़ा था, और दूसरा कि आपने ये इतने बड़े बड़े पत्थर एक जगह से दूसरी जगह उठाकर कैसे रखे। हमें पता है कि ये एक के ज्ञान के आगे इसका कोई महत्व नहीं है, परंतु ये हमारा अनुमान है कि जो आप ठीक भी कर सकते हैं कि इससे पढ़ने वालों को इस किताब को समझने में आसानी होगी। हम आपके बहुत आभारी हैं इस संपर्क को स्थापित करने के लिए, और आपके सुझाव लेते रहेंगे कि आगे कैसे बढ़े। ये बस एक हमारा अनुमान था जो कि हम आपसे कहना चाहते थे। तो कहते हैं, हम तुम्हें दोस्त सुझाव नहीं दे सकते कि सवाल कैसे पूछे जाएं, क्योंकि ये तुम्हारी आज़ादी है कि एक के ज्ञान को सीखने के लिए तुम कैसे सवाल पूछोगे। यह हम यह पूरी तरह से नहीं पहचानते हैं कि तुम्हारे यहाँ की सारी सभ्यताएं कैसे सोचती हैं। हम केवल उसी बात का जवाब दे सकते हैं जो पूछी जाए, बस इतना ही बहुत है। हम उसमें नहीं घुसना चाहेंगे कि तुम्हारे यहाँ सोच में विभाजन कितना है, इसलिए हम सामान्य ज्ञान ही बता सकते हैं। पहला सवाल पिरामिड के ऊपर की टोपी का है, जो तुमने हमसे पूछा है। हम दोहराते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है, परंतु फिर भी तुम जानना चाहते हो तो हम बताते हैं। जिसको तुम महान पिरामिड बोलते हो, उसके ऊपर 2 टोपियां हुआ करती थी। एक तो हमारी रचना थी, जिसके लिए हमने ग्रेनाइट, जिसको तुम ग्रेनाइट बोलते हो, उसका इस्तेमाल किया था। ये हमने इसलिए इस्तेमाल की थी क्योंकि इसके जो गुण हैं ना, वो कांच के जैसे थे, ताकि
ये वातावरण के प्रवाह के लिए एक चिमनी का काम कर सके। जब हम वहां से चले गए, पहला वाला हटाकर एक दूसरा कीमती वस्तु का लगा दिया गया, जिसको तुम सोना बोलते हो, यानी जिसके तुम वस्त्र भी पहनते हो, सोने के जो होते हैं, जो हम लोग यूजुअली गले में पहनते हैं या उंगलियों में पहनते हैं, सोने की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो कहते हैं इससे पिरामिड के काम करने या उसकी गुणवत्ता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये इसलिए किया गया था कि उस समय के शाही लोगों ने केवल शाही जगह के रूप में ही इसका इस्तेमाल करना चाहा। और कोई सवाल है इस प्रश्न को लेकर? दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े ना, हम देखते हैं कि ये कौन सी चोटी की और कौन सी टोपी की बात कर रहे हैं। तो अभी आपकी आंख के सामने ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, चित्र जो आपको दिख रहा है, इसमें आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, ये इधर, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, यहाँ पे पहले ग्रेनाइट का बनाया था इन्होंने। और ये जो ऊपर है आप चोटी देख रहे हो ना, ये चोटी चोंच जैसी नहीं थी, ये हल्की सी खुली हुई थी। तो इसकी वजह से जो हवा है और जो ऊर्जाएं हैं वो ऊपर से अंदर की तरफ घुसती थी और चारों तरफ इसके अंदर एक वातावरण को बनाती थी। तो ये आपके दिखाने के लिए था। खैर, हम आगे चलते हैं। तो डॉन कहते हैं, चिमनी से आपका क्या मतलब है, इसका काम क्या था? तो रा कहते हैं, इसका काम इस इमारत के अंदर के माहौल को ताज़ा रखने का था, क्योंकि ऊपर से वातावरण की हवा अंदर तैरते हुए आती थी। तो अगला सवाल डॉल करते हैं, और ये इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे इधर से उधर किए गए? तो रा कहते हैं, तुम्हें अपनी आंखों के सामने एक तस्वीर बनानी होगी कि ये सारी रचना हुई कैसे। एक ऊर्जा है जो कि सीमित है, पर तुम्हारी समझ के हिसाब से बहुत बड़ी है। ये बात तुम लोगों को पता है, पर तुमने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, जानते हैं यहाँ पर ये किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं? अंग्रेजी में इसको जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। आगे जाके राय इसको कहेंगे इंटेलिजेंट एनर्जी, यानी बुद्धिमान ऊर्जा। इस ऊर्जा के अंदर बुद्धिमानी होती है, मतलब दिमाग होता है अपना। आपने इस ऊर्जा को पक्का देखा होगा। और कैसे? इस तरीके से कि आपने जब कभी अपनी आंखें मूंदते हो ना, आंखें मूंद कर जैसे आप हटते हो और अचानक से आंख के आसपास एक वो सफेद सफेद छोटे छोटे लाइट की सी चीज आती है, जो आती है गायब हो जाती है, आती छोटे छोटे से कण से होते हैं, आते हैं गायब हो जाते हैं, आते हैं गायब हो जाते हैं। तो ये हमको और आपको ऐसा लगता है कि इस खाली हवा के अंदर केवल हवा है। ऐसा नहीं है, ये पूरी की पूरी इसी ऊर्जा से भरी हुई है। ये आपको दिखती इसलिए है क्योंकि जब आप आंखें मूंदते हो ना, उसके बाद जब आप आंखें खोलते हो, तो आंखें खोलने पर आपकी आंख ना एक एडजस्टमेंट सी कर रही होती है, मतलब अपने आप का संतुलन सा बनाने की कोशिश कर रही होती है। तो जब वो संतुलन को बना रही होती है ना, तो ना चाहकर भी जाने अनजाने आपको ये ऊर्जाएं दिखने लग जाती हैं। इसी को अंग्रेजी में, साइंस में फोटॉन्स भी कहा जाता है, या कह लो एटम भी कहा जाता है। मतलब छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी। खैर, ये बताने के लिए था आपको। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसके आगे रा कहते हैं, इस ऊर्जा में भी अपना दिमाग है, कह लो कि ये बुद्धिमान है। इसमें भी क्रम है, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, ये भी ऐसी आगे बढ़ते हुए चलती हैं। जैसे कि तुम्हारे लोग एक तरीके के क्रम के बने हुए हैं और अलग अलग ढांचा, आकार, विचार, विस्तार, और हर एक अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है और अपना संतुलन बनाता है। उसी तरह के क्रम की बुद्धिमानी हर एक कण कण में है, जिसको तुम अंग्रेजी में एटम बोलते हो। दोस्तों, इस किताब को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा तो अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जितना आप ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे ना, उतना ही आपको ये अच्छी लगती जाएगी और उतना ही अच्छे से समझ में आएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके तरीके से इसको बता सकें, पर फिर भी कोशिश तो आप ही की रहेगी। आप अगर समझ पाए तो समझ जाना। एटम क्या होते हैं? एटम होते छोटे छोटे से कण होते हैं। हमारा पूरा शरीर एटम्स का बना हुआ है। हमारा शरीर, ये दीवार, हर चीज एटम की बनी हुई है। जमीन, हवा, पानी, सब एटम के बने हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म। खैर, आगे चलते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि जिसको तुम एटम बोलते हो उसमें भी होती है, फिर वो चाहे एक पदार्थ, सामान या पत्थर हो।
जब कोई उस बुद्धिमानी से बात करना सीख लेता है, या कह लो कि उसकी सोच से अपनी सोच मिला देता है, तो वो सीमित ऊर्जा, चाहे वो भौतिक हो या कह लो शारीरिक हो या फिर रासायनिक हो यानी केमिकल की हो, यदि उससे आग्रह या निवेदन करें तो वह अपनी इच्छा से टूटकर या कह लो चकनाचूर होकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर कोई भी अनंत रूप जो तुम्हारी इच्छा हो धारण कर सकती है, फिर वो चाहे किसी भी घनत्वता की हो। बस। अच्छा दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि घनत्वता क्या होती है। अब हमारे शरीर की घनत्वता कुछ और है। आप अपने शरीर को अगर छुओगे तो इसकी घनत्वता कुछ और है। टेबल छुओगे घनत्वता कुछ और मिलेगी, दीवार छुओगे कुछ और मिलेगी। ये सारा खेल जो है ये है वाइब्रेशन का और फ्रीक्वेंसी का, या कह लो कंपनता का। कोई चीज अगर तेजी से कांप रही होगी तो उसकी घनत्वता हल्की होगी, पतली। लेकिन कोई चीज धीरे अगर कांप रही होगी तो वो हार्ड हो जाएगी, सख्त। ये पूरा खेल घनत्वताओं का है और ये पूरा खेल वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। तो वो कहते हैं बस ये संबंध बनाकर आग्रह करना होता है और अपनी इच्छा व्यक्त करनी होती है। इसी को अनंतता कहा जाता है, क्योंकि इससे कुछ भी हो सकता है। ये ही वो बुद्धिमानी है जो हर चीज में है, फिर वो चाहे पत्थर ही क्यों ना हो। क्योंकि उस एक रचयिता ने अपनी बुद्धिमानी हर चीज में डाल दी है और प्रेम से आग्रह करने पर जैसा चाहो वैसा हो सकता है। ये वो ज्ञान है जो तुम अभी सीख नहीं पाए हो, क्योंकि तुम्हें सब कुछ सामान्य देखने में लगता है, क्योंकि तुम अपनी बुद्धिमानिता रचयिता की बुद्धिमानिता की दिशा में नहीं ले पाए हो। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये है कि अगर कोई रचयिता की तरह सोचने लग जाए और धीरे धीरे ध्यान अवस्था में प्रैक्टिस करना शुरू करे, यानी मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अगर आप ध्यान अवस्था में प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपकी बुद्धिमानी और रचयिता की बुद्धिमानी एक हो जाती है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांडों समस्त ब्रह्मांडों की रचना की है। और एक बार उस बुद्धिमानिता का अगर आपको उससे मैच कर गया तो आप ये सोच लेना, आप इसी हवा में से कुछ भी बना लोगे, जिसको आप जादू बोलते हो, मैजिक बोलते हो। अरे ये तो कुछ जादू हो गया। जादू नहीं हुआ है, ये हुआ है कि आपको उस अनंत रचयिता की बुद्धिमानी पता चल गई। और क्योंकि ये सब इसी ऊर्जा से बना है, तो इस ऊर्जा से खेलना शुरू कर देते हो आप। इसी ऊर्जा को कैसा भी रूप दे दोगे आप। इसी हवा के अंदर से चिड़िया निकाल लोगे, इसी हवा के अंदर से अपना खाना निकाल लोगे, इसी हवा के अंदर से आप कुछ भी कर सकते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। खैर, आगे चलते हैं। तो डॉन कहते हैं, इससे मुझे एक बात याद आई जो हमने सुनी है कि अगर तुम्हारी आस्था हो तो तुम एक पहाड़ को भी इधर से उधर कर सकते हो। शायद आप ये ही कहना चाहते हैं, और यह मेरा अनुमान है कि अगर आपको एक के ज्ञान की पूरी जानकारी हो तो आप ये सब चीजें आराम से कर सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो रा कहते हैं, ये जिसे तुम आस्था कह रहे हो ना दोस्त, ये ही तो वो मील का पत्थर है जिसको लांघना होता है, जिसको लांघकर आगे जाया जाता है। क्योंकि जैसे ही ये लांघते हैं, रचयिता की अनंतता का द्वार खुल जाता है। वरना सीमित जानकारियों को ही साबित करने में जीवन और समय पूरा निकल जाता है। परंतु तुम्हारी समझदारी या जानकारी के हिसाब से ये ठीक है कि आस्था और बुद्धिमान अनंतता एक है। हालांकि एक तो आध्यात्मिक ज्ञान है, यानी इस अनंतता की बुद्धिमानिता को जानना एक आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको जाना जाता है, और दूसरा है जिसको माना जाता है, जो कि इसको कलम से लिखे हुए में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राय ये कह रहे हैं कि देखो, मान्यताएं तुम्हारी हो सकती हैं, जो तुम मानना चाहते हो, बचपन से मानते आए हो, ठीक है, वो तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि वो तुमने सीखा है बचपन से, जो भी है। कह रहे लेकिन अगर तुमने इसे लांघ कर आगे जाकर ये जानने की कोशिश नहीं की ना कि ये ब्रह्मांड की रचना किसने की, इसमें हम कहां आते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, और आगे पहले ब्रह्मांड में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, इन सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए ना,
इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जो सब चीज़ें हैं वो है अनंत बुद्धिमानिता उस अनंत रचयिता की। तो फिर आगे डॉन एक और सवाल करते हैं। कहते हैं तो फिर यदि कोई एक व्यक्ति एक का पूरा ज्ञान ले लेता है और अपनी जिंदगी एक के ज्ञान के हिसाब से जीता है, तब इस तरह की इमारतें केवल अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके बनाना एक आम बात हो जाती होगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? रा कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं है, इसमें भेद है। केवल एक व्यक्ति के दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल और पूरे समाज की दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल, इस एक के ज्ञान को लेकर ये काम करना, इसमें फर्क है। पहली स्थिति में एक व्यक्ति जो पूरा पवित्र हो एक पहाड़ को हिला सकता है, परंतु पूरा समाज यदि रचयिता की एकता को समझकर ये काम करता है तो वो पहाड़ों को हिला सकता है। इसके लिए जिस घनत्वता को समझना होता है वो प्रेम की होती है कि ये प्रेम कैसे काम करता है, और जिसे प्रेम का ज्ञान हो जाए उसको ये समझना होता है कि ये रचयिता की रोशनी कैसे काम करती है। जो रोशनी के ज्ञान को समझ लेता है वो एक के ज्ञान की तरफ बढ़ चलता है, और जो एक के ज्ञान को समझकर आगे चलता है वो अमर होने के ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है। हम इसके आगे का नहीं बता सकते, क्योंकि एक बन जाने के बाद सब बन जाना होता है, क्योंकि सब बन जाना ही परम ज्ञान है। हम भी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु अभी भी हम राही हैं, यानी एक का ज्ञान। हम भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं हमारे भाइयों, और तुम भी धीरे धीरे निरंतर आगे ही चल रहे हो। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, तो क्या पिरामिड आपके ग्रहों के समूह के लोगों ने मिलकर साथ में बनाया था? तो रा कहते हैं ये पिरामिड हमने अपनी सोच की शक्ति का इस्तेमाल कर कर बनाया था। पहले उसका खाका अपने दिमाग में बनाया और फिर धरातल पर उतार दिया। अगला सवाल डॉन करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पिरामिड आपने अपनी सोच को केंद्रित करके एक ही जगह पर बना दिए, बनस्पत इसके कि पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह करके। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो रा कहते हैं ये पिरामिड हमने कभी ना मरने वाले अनंत टिकने वाले पत्थर से बनाया है। बाकी के पिरामिड्स पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बनाए गए हैं। तो डॉन कहते हैं ये अनंत पत्थर क्या होता है? तो रा कहते हैं अगर तुम विचार के आकार के सिद्धांत को समझ जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि वो केवल एक नियमित आकार है, ना कि ऊर्जा की तरंगे जो कि हर चीज में होती हैं, चाहे वो एक पत्थर ही क्यों ना हो। यदि तुम ऊर्जा की तरंगों को अपनी सोच से एक जगह एकत्रित करके एक आकार दे दो तो वो एक रूप ले लेती हैं, और अगर उस रूप की ऊर्जा से निवेदन करो तो वो रूप वह पत्थर अपने आप अपनी मर्जी से ले लेता है। क्या हम इसको और आसान तरीके से बताएं? तो डॉन कहते हैं हाँ, यह हमारे लिए समझना मुश्किल हो रहा है, पर मैं सोच रहा था कि इसका मतलब है ये पिरामिड काफी सारे चौकोर पत्थरों को एक जगह एकत्रित करके बनाया गया है, ना कि एक ही पत्थर से एक ही बार में एक जगह बनाया गया है। तो रा कहते हैं दोस्त, हम तुम्हें पहले ही ये बताना चाहेंगे कि एक के ज्ञान का सबसे बड़ा हिस्सा उलझन का ज्ञान है। इसको तुम कुछ भी करने की आजादी भी बोलते हो। हम एक दिमाग, शरीर और आत्मा का संतुलन का इलाज करने वाली मशीन बनाना चाहते थे, जो कि जितना हो सके कारगर काम करे। हालांकि हम नहीं चाहते थे कि ये लोगों को रहस्यमयी लगने लगे और वो हमारी पूजा करने लगे कि वह क्या चमत्कारी इमारत है, इसलिए ये बनाई हुई लगती है, ना कि एक सोच। तो दोस्तों, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार सोच से कैसे बना दिया भाई, कौन से कलाकार हैं, कौन सी दुनिया के हैं कि सोच से बना दिया। तो दोस्तों, आपको ना इसको समझने के लिए अपने दिमाग में एक चीज सोचनी होगी, एक एक चित्र सा अपने दिमाग के अंदर चलाना, अगर आपको समझना है तो। देखो इन्होंने क्या किया, इनको ये समझ में आ गया कि रचयिता ने रचना कैसे की है, और इस पूरे ब्रह्मांड में सबको यही सीखना होता है कि रचयिता ने जो ये रचना की है हम कैसे कर सकते हैं, और ये इस पथ पर आगे चलते चलते सीख गए। तो इन्होंने क्या किया, इनको पता चल गया कि हर चीज में ऊर्जा है,
और ऊर्जा के अंदर होती हैं तरंगे। इसको आप इंग्लिश में ना, एक अंग्रेजी में अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी में इसको स्ट्रिंग थ्योरी भी बोलते हैं, कि जितने भी चाहे आप किसी भी कण के अंदर ही अंदर घुसते चले जाओगे ना, तो अंत में जाके ना आपको वहां पे ऊर्जा, कांपती हुई ऊर्जाएं ऊर्जाएं दिखेंगी। ऐसा लगता है जैसे करंट नहीं होता, ज़्ज़ करके कांप रहा हो, उसके अंदर बिल्कुल करंट कांप रहा होता है। और आपका ये जो पूरा शरीर बना हुआ है ना, आपका जो दिमाग बना हुआ है, ये पूरा आपको लगता है ये तो ठोस शरीर है मेरा, अरे छोड़ो ना यार क्या हो गया। इसके अंदर एक एक कण के अंदर ये इस तरीके की करंट चल रहा है इस वक्त, ज़्ज़ करके। इसलिए आपके साथ कभी होता भी होगा, आपने कोई चीज टच की है, कट करके एकदम से करंट लगता है हाथ में और चीख निकल जाती है, उई माँ। तो वो जो चीख निकलती है ना, वो इसी वजह से निकलती है क्योंकि आप भी करंट और सामने वाला ऑपोजिट करंट हुआ, एकदम से टच करते एकदम से करंट लगता है। तो उसी की यहां पर ये बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, इनको उस ऊर्जा का पता था और इनको ये भी पता था कि इसको बनाना कैसे है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले जितने भी, अगर इस चित्र के द्वारा अगर बात करें, इस चित्र को देखना आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे की तरफ इतनी मिट्टी 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 पड़ी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले इस मिट्टी की सोच से, उन तरंगों से अपनी सोच मिला दी, क्योंकि ये सोच का खेल है पूरा, और जो अपनी सोच पर काबू पा लेता है ना, वो इस काम को कर सकता है। तो इन्होंने इस मिट्टी को ये बोला, कि आग्रह किया कि तुम ना एक चौकोर पत्थर बन जाओ। तो वो एक चौकोर सा पत्थर बन गई, मतलब बिल्कुल ऐसे, जैसे अगर इस पे ऐसे करें ना, ये चौकोर सा कर दे, ओहो हो नहीं पा रहा है, लेकिन चौकोर कर दो आप इसे, बिल्कुल ऐसे चौकोर कर दो, इधर से इधर, इधर से इधर। अब उसको चौकोर करने के बाद इनके दिमाग में जो चित्र था, मतलब ये पिरामिड का जो चित्र था, इसके अंदर की सारी चीजें, मतलब अंदर का जो कमरा कहाँ होगा, इसके अंदर हवा कहाँ से घुसेगी, खिड़कियां कहाँ लगेंगी, ये वो सारी चीजों का चित्र अपने दिमाग में बनाया और आग्रह किया इस पत्थर से, उसकी ऊर्जा से, कि ये जो चित्र हमारे दिमाग में है ना, तुम इसका रूप ले लो। और जैसे ही इन्होंने आग्रह किया, क्योंकि सारी चीजें इस पूरे ब्रह्मांड में प्रेम पर चलती हैं, तो उस ऊर्जा को भी समझ में आया कि ओ, हमसे कुछ मांगा गया है। तो जैसे ही उन्हें लगा हमसे कुछ मांगा गया है, तो उस पूरे चौकोर पत्थर पे से बाकी मिट्टी पूरी सारी जमीन पे गिर गई और केवल पिरामिड खड़ा रह गया बस। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना है। पर लोगों को ये लगता है कि बड़े बड़े पत्थर उठा के यहां रखे गए हैं, नहीं, इसका पूरा स्ट्रक्चर पहले उन्होंने पूरी इमारत के जितना कुछ था पहले अपनी दिमाग में बनाया, उसके बाद वो सोच इसको दी, सोच दी। ये बिल्कुल ब्लूप्रिंट की तरह है, कि आप जैसे घर बनाते हो ना, पहले आप उसका ब्लूप्रिंट बनाओगे, आप कहोगे जी हाँ मेरी किचन यहाँ होनी चाहिए, मेरा बाथरूम यहाँ होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई का कमरा यहाँ होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से इन लोगों ने वो किया। और जब ये किया ना, और इसको चित्र को पहुंचाया इसकी तरफ, तो वो जितनी मिट्टी थी ना, सारी की सारी अपने आप ही इधर उधर गिर गई और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रह गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो इसको, सेशन को आप दोबारा सुनना, इस सत्र को दोबारा सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। खैर, हम आगे चलते हैं। तो डॉन कहते हैं, तो इसका मतलब ये है, जो पिरामिड है और खासकर कि ये बड़ा वाला, मुख्य रूप से एक इलाज करने की मशीन थी, और यहां पर जो व्यक्ति इलाज करेगा उसका भी प्रारंभिक रूप से तैयार किया जाता था इस इलाज को करने के लिए। क्या ये दोनों एक ही बातें हैं? तो रा कहते हैं, ये दोनों एक ही काम की दो बातें हैं। ये इलाज की प्रक्रिया को करने के लिए पहले जो इलाज करेगा ना, उसको पवित्र करने के लिए होती है। पहले वो पवित्र होगा इसके अंदर, तब वो इलाज कर पाएगा दूसरे का। और इस काम को करने की इच्छा का सुझाव या झुकाव होना बहुत जरूरी है। ये सारी ऊर्जाएं इलाज करने वाले के अंदर से होती हुई, जिसका इलाज हो रहा होता है, उसमें जाती थी। इसलिए इलाज करने वाले के दिमाग, शरीर और आत्मा का संतुलन जरूरी था। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, तो क्या ये पिरामिड के आकार का भी इसमें कोई बड़ा महत्व है? तो रा कहते हैं, ये काफी बड़ा सवाल है। हमें लग रहा है कि इसको अगले सत्र के लिए रखना चाहिए, क्योंकि ये काफी जानकारियों से भरा हुआ है। शुरुआती तौर पर पिरामिड के दो काम हैं।
इस तैयारी की प्रक्रिया को लेकर। एक तो इसका शरीर से लेना देना है। शरीर को तैयार करने से पहले दिमाग को तैयार करना होता है। ये ही वो चीज है जिसमें तुम्हारी सभ्यताओं के लोगों में काफी लोग अभी भी निपुणता हासिल नहीं कर पाए हैं। जब अपना चरित्र और अपना व्यक्तित्व दिमाग जान लेता है, यानी जब खुद को जान लेते हैं, तब शरीर को जानना होता है। ये काम शरीर कैसे काम करता है और इस पर नियंत्रण कैसे लाया जाता है और अपनी मर्जी से कैसे इसके या इससे अलग और इसके साथ हुआ जाता है, उसको सीखना होता है। ये काम पिरामिड में नीचे जाके किया जाता था। सारी इंद्रियां बंद कर दी जाती थी। ऐसा हो जाना होता था कि जैसे मान लो कि तुम मर गए हो और दूसरी जिंदगी शुरू हो गई हो। तो दोस्तों, यहां तक ही था ये सत्र। आगे के सत्र में देखते हैं इस एक के ज्ञान में और क्या क्या नई नई चीजें हैं जो कि हम सीख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि राह कहते हैं, अब हम आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम, रोशनी, शक्ति और शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने आदने। धन्यवाद दोस्तों।